एक बार की बात है और छोटी सी बस्ती के बीच एक छोटे से गांव में छवि नाम की एक युवती रहती थी। जीवन ने छवि के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उसे बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसने कभी अपनी उम्मीद और लचीलापन नहीं खोया। छवि के मन में प्यार की एक गहरी लालसा थी, एक ऐसा प्यार जो उसके जीवन को गर्माहट और खुशी से भर दे। वह अपनी चाची और चाचा के साथ रहती थी, जो उसके प्रति बहुत स्नेह नहीं दिखाते थे। वे उसके साथ परिवार के सदस्य की तरह नहीं, बल्कि नौकर की तरह व्यवहार करते थे। हर सुबह छवि अपनी चाची की डांट की आवाज से उठती थी, जो उसे उठने और अपने काम पर लगने के लिए कहती थी। अरे कर्मजली, कहाँ मर गई? सो गई क्या? तुझे पता नहीं, तेरी लल्ला के उठने का टाइम हो गया है। दूध लेकर आ, अभी तक चाय नहीं बनी। चूल्हे ने पकड़ लिया क्या? चाची की आवाज सुबह की खामोशी को चीरती हुई छवि के हाथों को कांपने लगती थी। जैसे ही वो ग्लास में चाय डालती थी, कुछ चाय उसके हाथ पर गिर जाती थी, लेकिन उसने जल्दी से चाय उठाई और चाचा चाची को देने चली गई। 2 घंटे से चाय बना रही है, अब लल्ला का दूध भी तैयार रख उठता ही होगा। और टाइम पर नजर रखा कर, तेरे चाचा जी ने काम पर भी जाना है। नाश्ता कब बनाएगी? कोई काम समय पर नहीं करती। चाची चाय पकड़ते हुए बोली। चाचा चुपचाप हमेशा की तरह फोन में व्यस्त थे। उसने आकर जल्दी से गैस पर एक तरफ सब्जी रखी और दूसरी तरफ रोटी बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद उसने जल्दी से झाड़ू लगाया। उसका कजिन संजय उठ गया था। वो जानबूझकर उसके आगे घूमता ताकि उसे झाड़ू लगाने में देर लगे और उसकी माँ से डांट पड़े, लेकिन छवि कभी शिकायत नहीं करती थी या नाराज नहीं होती थी। उसने अपने सारे काम पूरे किए और स्कूल के लिए तैयार हो गई। स्कूल ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ उसे स्वतंत्रता और खुशी का एहसास होता था। वो राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके पापा ट्रक ड्राइवर थे, दूसरे राज्यों में सफर पर रहते थे। महीने में एक आध बार ही घर आते थे और छवि के खर्चे के तौर पर चाचा को पैसे दे जाते थे। पर इसे कभी किसी ने कुछ नहीं दिया, न इसने मांगा। ये पढ़ने में अच्छी थी और स्कूल टीचर बनना चाहती थी। स्कूल में पूजा, इसका कजिन संजय बड़े शहर में पढ़ने चला गया था। फिर एक दिन अचानक इसे हॉस्पिटल से फोन आया कि इसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। ये चाची के साथ हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पापा की जगह पापा की लाश मिली। वहां लाश के पास एक अमीर बूढ़ा खड़ा था। वो पापा के पास आकर रोने लगी, जबकि चाचा चाची उस बूढ़े के साथ बातें करने लगे। फिर चाचा उसके पास आए और बोले, बेटा वो तुझे बुला रहे हैं। उनकी कार को बचाते हुए भैया का एक्सीडेंट हुआ है। वो चाचा के साथ उनके पास गई तो वो बोले, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज तुमने अपने पापा को खो दिया। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहकर वो अपने चाचा के पास आ गई। उसे पता नहीं था कि उसके कार में बैठने के बाद वे उसकी चाची ने उनसे पैसा ले लिया था। फिर उसके पापा के मरने के 2 महीने बाद उसके चाचा चाची उसे नौकरी लगवाने का कहकर शहर ले आए और वहाँ एक होटल में उसे एक बूढ़े आदमी को सौंपते हुए बोले, लीजिए अब ये आपकी है, आप जो भी कहेंगे ये करेगी। फिर छवि से बोले, बेटा तुम्हें इनके घर नौकरी करनी है, अब से यही तुम्हारे सब कुछ है, जैसा कहें वैसा करना। चाची ने उनसे चेक लेकर अपने पर्स में रख लिया। चाचा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे इनके साथ नहीं जाना, मैं सारा काम करूंगी। चाची मैं आपका हर कहना मानूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। छवि चाची का हाथ पकड़कर रो पड़ी, लेकिन चाची उसे कार में धकेल उसे हाथ छुड़ाकर चली गई। देखिए मैंने इसकी पूरी कीमत दे दी है, इसलिए आइंदा मुझे अपनी शक्ल न दिखाना, कहकर वो कार की पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गए और ड्राइवर को कार चलाने को कहा। छवि जोर जोर से चिल्ला रही थी, चाचा चाची चुप हो जाओ, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। जिन्हें तुम इतना रो रो कर बुला रही हो वो तुम्हें हमारे मालिक को बेच गए हैं। मैंने खुद उन्हें चेक दिया है, उन्होंने खुद माना है कि अब उन्हें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, उस बूढ़े ने कहा। उसकी बात सुनकर छवि चुप हो गई। आखिर वो कर भी क्या सकती थी। सफर लगभग 6 घंटे का था। उन्होंने आधे रास्ते जाकर होटल में खाना, पर उसने शाना तो दूर उसकी तरफ देखा भी नहीं। फिर कार चल पड़ी तो वो घबरा गई। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। इतना बड़ा शहर वो पहली बार देख रही थी। शादी होने का ख्याल तो मन में आया ही नहीं। एक अकेली लड़की का इतना बड़ा फैसला कितनी देर में ले लिया था, और वो भी इतना बड़ा महल, इतने सारे महल। एक विचित्र सा डर था वो शहर की ओर देखते हुए, पर पहला महल ही काफी डराने वाला था, जो मेरी समझ से बाहर था। वो दरवाजे से उतरी, सर पर पल्लू किया और उस बूढ़े के साथ चल दी। बड़ा सा शानदार दरवाजा खुला तो एक औरत आरती का थाल ले आई और इसकी आरती उतारी, पर उसने मुंह चढ़ा रखा था, मानो इससे चिढ़ती हो। औरत के पीछे वही हॉस्पिटल में मिला बूढ़ा खड़ा था। वो बोला, बेटे इसके पैर छुओ, ये तुम्हारी जेठानी है और ये जेठ है, और मेरे भी मैं तुम्हारा ससुर हूँ। वो पागलों की तरह उनकी तरफ देखने लगी। ससुर जेठ जेठानी, लेकिन उसने फिर भी उनके पैर छुए। फिर वो उसे अंदर ले गए।
अंदर से घर और भी सुंदर था। उसकी जेठानी को कहानी, वो उसे लेकर ऊपर कमरे बदलने में आई और बहुत सारे मेकअप का सामान लाने लगी। फिर वो मेकअप के सामान से बिल्कुल अनजान थी। अलमारी से एक लाल साड़ी पहनने को दी, इसे पहनकर नीचे आ जाना, वहाँ मेकअप का सामान है, लगा लेना। वो समझ नहीं पा रही थी। उसने इतना ही देखा था कि अपने पुरुष मित्रों को कपड़े उतारकर लताड़ते हुए लटकन पर लटकाते हैं। इतना डर लग रहा था कि उसकी रूह कंप उठ रही थी। वो शादी की रस्म से अनजान थी, पर उसने अपने आप को इतना याद दिलाया कि कमरे की एक दीवार लाल रंग की थी और उसमें एक पोस्टर लगा हुआ था। उसमें एक लड़की लटकन लाल जोड़े में खड़ी है और बाकी का सब ब्लैक एंड व्हाइट है। वो खुद को उसी पोस्टर की लड़की जैसी लगी। वो बैठी सोच रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया और आवाज आई, छोटी मैडम, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। उसके मन साफ नहीं लग रहा था। सब कुछ बहुत अजीब और काफी हद पर बेतुका लग तो रहा था, पर किया क्या, वो तो कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। पैरों में हलचल थी और पसीना सा लग रहा था कि मैंने ये सब क्यों किया। आज पहली बार मैंने ये सोचा था कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो उठकर खड़ी हो गई। जिस बेचारी ने लाल साड़ी पहनाई थी, आज तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलाते हैं। फिर एक हैंडसम सा लड़का आया। छवि ने बैठते वक्त उसे देखा था। ये गोरा चिट्टा और बहुत ही हैंडसम था। छवि को लगा ये उसका पति होगा, लेकिन उस लड़के ने माइक उठाया और सबके बारे में इसे बताने लगा। नाम हर्षवर्धन है, पर सब मुझे प्यार से हर्ष कहते हैं। आज मैं आज के प्रोग्राम को होस्ट करूंगा। अब हम शुरू करते हैं आज का मुंह दिखाई का प्रोग्राम। आज की खास गेस्ट हमारी नई भाभी, जो अपनी सीट पर बैठ गई हैं। सबसे पहले आए हमारे पूज्य पिताजी। आइए पापा। फिर हर्ष ने पापा को बुलाया। वो एक कमेंटेटर की तरह ही बोल रहा था। उसने पानी पिया, फिर बोलने लग गया। अब छवि को पता लगा कि ये उसका देवर है। उसे अपनी सोच पर घिन आई। वो अपने देवर को अपना पति कैसे समझ सकती है। तभी हर्ष की आवाज आई, ब्रेक के लिए क्षमा कीजिएगा, मैं पानी पीने गया था। हाँ, तो पापा ने भाभी को शगुन दिया, पता नहीं कितना दिया, लेकिन लगता है अच्छा खासा दिया होगा, क्योंकि पैकेट काफी भारी दिख रहा है। साथ ने ये पुश्तैनी कंगन भी दिए हैं। पता नहीं सारे दे दिए कि मेरी पत्नी के लिए भी कोई बचा कर रखे हैं। सभी हंस पड़े। छवि को भी अब थोड़ा सा सहज लगने लगा था। अब आए हमारे चाचा चाची जी। इन्होंने भी पापा की तरह तकड़ा शगुन दिया। हमारी भाभी ने उनके भी चरण छुए और आशीर्वाद लिया। हर्ष सबको आंखों देखा हाल सुना रहा था। छवि सिर को झुकाए बैठी थी। उसने किसी के भाभी चेहरे नहीं देखे थे। अब आई हमारी बुआ जी। ये भी इसी घर में रहती हैं। इन्होंने ही हमें माँ की तरह पाला है। अब बुआ ने भी शगुन दिया। उन्होंने पल्लू में छुपा के दिया, पता नहीं कम है कि ज्यादा। हर्ष ने हंसते हुए कहा। अब आ रहे हैं हमारे बड़े भैया और भाभी जी। भैया ने शगुन दिया और खड़े हो गए, पर भाभी ने बड़े प्यार से छोटी भाभी का पल्लू ठीक किया। उसके कान में कुछ कहा और शायद उसे कह रही हैं, तेरे कंगन मेरे कंगन से बड़े कैसे। हाँ हाँ हाँ, जोक ऑफ द डे कहकर उसने सभी को हंसा दिया। अब एड में ये हमारे चचा जी की छोटी बेटी निम्मी और ये है हमारा इकलौता भतीजा प्रताप। इनके अलावा चाचा की बड़ी बेटी है सिम्मी, वो पढ़ाई के कारण नहीं आई। निम्मी और मैं हम दोनों कॉलेज में। हाँ जी, ब्रेक के बाद फिर हाजिर है आपका होस्ट हर्ष। अब बारी है भाभी के शगुन देने की। ये बुआ माजी जी के पास आ गई है। सबसे पहले हमारे पापा के वफादार और घर के हाउसकीपर सोम दादा। ये वही बूढ़ा आदमी था जो इसे वहाँ से लेकर आया है। अब ये दादा ने इन्हें प्रणाम किया और ये भाभी जी ने बुआ माजी को पैकेट दिया। अब बारी आई सोम दादा की दादी इमली माता की। लो मेरे बोलते बोलते वो शगुन लेकर निकल भी गए। ऐसे ही उसने सारे नौकरों के नाम बोले। सारे अपने अपने पैसे लेकर दुआएं देकर चले गए। इस बीच छवि सोच रही थी कि उसकी शादी हुई किससे है। कोई उसकी बात भी नहीं कर रहा, जाने वो कैसा होगा। फिर बुआ के कहने पर छवि ने निम्मी और प्रताप की एक एक पैकेट दिए। फिर हर्ष बोला, बुआ ये गलत बात है, आपने मुझे कुछ नहीं दिलवाया। मेरा शगुन कहाँ है? तुम देवर हो, अपनी भाभी से मांग लो। बुआ ने कहा तो वह जाकर छवि के बगल में बैठ गया और बोला, भाभी मेरा शगुन दीजिए। छवि ने जल्दी से कुछ निकाल कर दे दिया। उसने देखा तो बोला, भाभी ये क्या, ये तो बहुत कम है, मुझे नहीं पता, मुझे और चाहिए। तभी किसी के खांसने की आवाज आई। हंसी से गूंजता कमरा एकदम शांत हो गया, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। छवि समझ नहीं पा रही थी, वो डर से गर्दन भी नहीं उठा पा रही थी। आ गए तुम, तुम्हारी दुल्हन आ गई है। हमने सारी रस्में कर दी हैं, अब सारा हो गया है। पापा बोले, ठीक है, एक कर्कश आवाज में कहकर वो आगे निकल गया। इसने मुंह पर मास्क और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। उसने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे। कद में 6 फुट के करीब था। वो चुपचाप ऊपर चला गया। सबने ऐसे सांस ली मानो सबकी सांसें उसके कदमों तले दबी हो। फिर 2 नौकरानियां छवि को उसके कमरे में ले गईं। उसने इस बार ध्यान रखा
लिफ्ट से आते वक्त 2 नंबर दबाना है, फिर उतरकर दाई तरफ दूसरा कमरा उसका था। दरवाजा खुला था। वो उसे बेड पर बिठाकर दरवाजा बंद करके चली गई। वो बेड पर बैठी इंतजार करती रही। वो सोच रही थी कि ये कैसा होगा जिसके आने से सारे घर वाले शाम इस पर साइन कर दो। छवि ने कागज पर बड़े अक्षरों में लिखा मैरिज सर्टिफिकेट लिखा पढ़ लिया था। संग्राम ने पहले ही साइन किए हुए थे, उसने भी चुपचाप साइन कर दिए। उसने छवि की ठोड़ी पकड़कर उसका मुंह ऊपर उठाया और बोला, लो अब ये शादी कानूनन हो गई। ध्यान से देख लो, ये पति है तुम्हारा। छवि ने डरते डरते आंखें उठाकर उसे देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो बेहोश हो गई। वो वहीं बैठा डरावनी हंसी में जोर जोर से हंसा, फिर बाहर आ गया। उसने आवाज दी तो 2 नौकरानियां जो उसे छोड़ गई थीं, वो वहां आईं। वो बोला, बुआ को बुलाकर लाओ। उसने अपना मुंह मास्क से ढक लिया था। क्या हुआ संग्राम? बुआ ने आते ही पूछा। बुआ ये बेहोश हो गई है, रवि को फोन कर दो, वो बोला। बुआ ने रवि, जो इनका फैमिली डॉक्टर था, को फोन मिलाया। डॉक्टर चेक करने के बाद पूछा, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया क्या? संग्राम ने पापा की तरफ देखा, उन्होंने सोमदादा की तरफ देखा। वो बोले, जी नहीं, गलती हो गई, इन्होंने कुछ नहीं खाया। हमने खाना लेकर भी दिया, पर इन्होंने वो छुआ तक नहीं। यहाँ आकर मैं काम में लग गया सो भूल गया। जाओ जाकर खाना लेकर आओ। तुम सबको अपना खाना याद रहा, किसी को ये नहीं याद रहा कि इसने खाना खाया है या नहीं। पापा जी ने सबको डांटा। वो जानते थे कि अगर संग्राम को गुस्सा आ गया तो वो सबका खाना बंद कर देगा। छवि को होश आ गया था। उसने देखा कि सभी उसके आसपास इकट्ठे थे। उसके होश में आने पर संग्राम बोला, खाना लाओ, आप सभी जाकर रेस्ट करो। सबके जाने के बाद अब छवि और संग्राम ही अकेले रह गए थे। संग्राम ने खाना उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, खाना खा लो। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं कि तुम्हें भूख लगी है? तुम मेरी पत्नी हो, संग्राम सिंह की पत्नी, इसलिए तुम इस घर की मालकिन हो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। छवि ने हाँ में सिर हिलाया। छवि ने खाना खाने लगी। तुम मेरी शक्ल देखकर डरी गई थी? उसके खाना खाने के बाद संग्राम ने पूछा। नहीं, मैं नहीं डरी। मैं क्यों डरूं? वो अचानक देखकर घबरा गई थी। तो तुम्हें मेरे ऐसे चेहरे से कोई डर नहीं है? तुम्हारे सामने मैं ये मास्क उतार। छवि ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। उसका आधा चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। वो एक तरफ से बिल्कुल ठीक लगता था, जबकि दूसरी तरफ से बहुत ही डरावना। चेहरा जलने की वजह से खुरदरा हो गया था और एक आंख भी नकली थी। कभी मैं भी हर्ष की तरह सुंदर था। एक रात मैंने बहुत पी रखी थी, होश नहीं था। मेरे कमरे में आग लग गई थी। जब तक मुझे कोई बचाता तब तक मैं काफी जल गया था। मेरे दोनों बाह और हाथ पूरी तरह जल गए थे। कई दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद होश आया। जब मैंने खुद को पहली बार देखा तो तुम्हारी ही तरह चिल्लाया था। धीरे धीरे आदत हो गई। पहले मैं बाहर नहीं जाता था, पर कंपनी संभालनी थी तो अब मुंह ढककर चला जाता हूँ। उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। छवि उसके चेहरे को हाथ लगाकर देखने लगी। दूर रहो, मुझे छूने की कोशिश न करना कभी नहीं, कहकर वह उठा। उसने बर्तनों को पैर मार दिया। सारे इधर उधर बिखर गए। फिर वह बोला, सो जाओ, कहकर वह वहाँ से चला गया। छवि को समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। वह तो छूकर उसे बताना चाहती थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? फिर उसने खुद को ही समझाया। इस तरह खुद को बदसूरत देखकर हर किसी की मानसिक हालत बिगड़ सकती है। इसने जाने कैसे खुद को संभाला होगा। ठीक है, मैं उससे कह दूंगी कि मुझे पहले ही बता दे कि उसे क्या क्या पसंद नहीं है। मैं वो नहीं करूंगी, उसके दुख को और नहीं बढ़ाऊंगी। अगले दिन वो सुबह उठकर नहाकर तैयार हो गई थी। उसने अपने कल वाला सूट ही पहन लिया था और वो नौकरानियां उसके लिए कपड़े ले आईं और कमरे की अलमारी कपड़ों से भर दी। बीबी जी, हम आपकी सेवा में ही रहेंगे, कुछ भी चाहिए हमें बताइएगा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? छवि ने पूछा। जी, मैं चंबा और ये कला। अच्छा, तुम्हें पता है क्या कि इनका पसंदीदा रंग कौन सा है? नहीं बीबी जी, बड़े साहब के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम नई आई हैं। आप बुआ जी से पूछिएगा, उन्हें सब पता होगा, चंबा बोली। छवि सोचने लगी कि शायद अब इन्हें रंगों से प्यार ही न हो। इतनी बेरंग जिंदगी में कोई रंगों को पसंद कैसे कर सकता है? मैं उनसे पूछेंगी भी नहीं, कहीं वो ये न समझ ले कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे उन्हें गुस्सा आए। अब अगर शादी हो ही गई है तो मैं पूरे मन से निभाऊंगी।